फंस ना जाए क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, विकास किसका परिणाम है, बताइएगा एक बार। आपके कर्मों का परिणाम तो नहीं है विकास, विकास किसका परिणाम है बताइएगा, है ना। नहीं, मैं छठ तो नहीं मनाती हूँ, बट आप लोग मनाते हैं तो जो भी लोग मनाते हैं मैं उनके साथ सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और लाइक शेयर करना आप भूल गए तो वो भी आप करते रहिए, है ना। कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लो, बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आपका पोल अब तक आया नहीं है, ये थर्ड क्वेश्चन का कुछ तो गड़बड़ है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, विकास किसका परिणाम है, विकास आपके कर्मों का नहीं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का परिणाम है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास किसका गुणनफल है, आनुवंशिकता और वातावरण का। यानी जो आपको गुण हेरिडिटी से मिले हैं, जो जीन्स आपको हेरिडिटी से मिले हैं, और जो एनवायरमेंट में वो अनफोल्ड होंगे, जो ट्रेनिंग आपको एनवायरमेंट में मिल रही है, जो एजुकेशन, जो न्यूट्रिशन आपको एनवायरमेंट में मिल रहा है, वो दोनों मिलकर के प्रतिक्रिया देंगे, या गुणनफल प्रोडक्ट जो है मिलकर के डेवलपमेंट आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं भाई बुद्धि की क्षमताएं आपके अंदर, बौद्धिक क्षमताएं थी, लेकिन अगर आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलता तो वो क्षमताएं विकसित नहीं हो पाती टाइम से, ठीक है ना। तो ओनली हेरिडिटी जी नहीं, सिर्फ एक नहीं है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों बराबरी का महत्व रखते हैं, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं, ठीक है जी। तो स्कूलिंग एंड एजुकेशन तो सिर्फ एनवायरमेंट हो जाएगा, जबकि हमें हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों के साथ जाना है। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम विकास कहलाता है। विकास आपका दोस्त नहीं, विकास डेवलपमेंट है ना। एक दिन मेरे को एक लर्नर है वो मिले, और तो वो लोग 2 लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम विकास, तो मेरा नाम कई बार दिमाग से निकल जाता है क्योंकि 2 लोग हैं या बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं एक से दूसरी जगह जाते हुए, तो उसमें क्या होता है कि नाम निकल जाता है। तो हम थोड़ी देर बात कर रहे थे, थोड़ी देर बाद मैंने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने कहा देखो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, मैं हूँ पहला चैप्टर सीडीपी का, मेरा नाम विकास है, डेवलपमेंट। तो मैं आज तक अब उनका नाम नहीं भूली और मुझे नहीं लगता जीवन में मैं ये नाम उनका भूल पाऊंगी। तो डेवलपमेंट, विकास आपका दोस्त नहीं, ये डेवलपमेंट है, प्रक्रिया है अपने आप में। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए नॉट लिखा है तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, हमें ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, नहीं तो 1 नंबर मजाक मजाक में चला जाएगा। ठीक, तो निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। प्राथमिक समझते हैं आप, दो तरह के कारक हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी को हम प्राथमिक कहते हैं जिसमें परिवार आता है, और सेकेंडरी में पूरी दुनिया आ जाती है, ठीक है ना। दुनिया को कुछ और मत समझ लेना, प्राइमरी मतलब फैमिली प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब गॉड, सेकेंडरी मतलब गॉड। इसमें स्कूल, नेबरहुड, दुनिया भर की चीजें आ जाएंगी। तो अगर हम बात करें तो फैमिली क्या है, प्राइमरी है। नेबरहुड भी प्राइमरी में आ सकता है क्योंकि ये साथ में है, या ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पीयर्स को भी चलो मान लिया, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकती। भाई पीयर्स भी मान लीजिए आप जिनके साथ बड़े हुए हैं, बिल्कुल आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं या नेबरहुड के मेंबर्स ही हैं, तो वो भी आ गए एक बार को प्राइमरी में। लेकिन सरकार जो है वो किसी की सगी नहीं होती, मतलब हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है भैया वो सेकेंडरी में आएगी, वो प्राइमरी में नहीं आएगी। वो हमारा कोई प्राइमरी सर्कल नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, ठीक। तो गवर्नमेंट सेकेंडरी है, गॉड है, ठीक। स्कूल सेकेंडरी है, सिंपल बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट नहीं देखा, फंस गए ना, 1 नंबर चला गया मजाक मजाक में। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन अगर आप खोएंगे तो सीटेट में तो चलो नेगेटिव मार्केटिंग का कहां दिमाग मेरा, मार्किंग नहीं है, और लेकिन DSSB KVS या इन सब में जहां पे कंपटीशन है, अगर KVS में चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है तब भी कंपटीशन तो है, तो आप मेरिट में पीछे रह जाएंगे ऐसे मजाक मजाक वाले क्वेश्चन गलत करके। तो इनको गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमारा 60% काम निपटा देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, प्यारी प्यारी हाइंस डिलेमा आपके सामने है, हाइंस की दुविधा। ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज टू हाइंस डिलेमा, यानी बच्चों के जो रिस्पॉन्स थे हाइंस डिलेमा पे, हाइंस डिलेमा यानी हाइंस की दुविधा। हाइंस एक व्यक्ति था जिसकी बीवी को एक फेटल डिजीज हो गई थी जिससे उसकी जान जाने ही वाली थी, और हाइंस के पास पैसे नहीं थे। अब हाइंस के सामने 2 रास्ते थे कि जो केमिस्ट है वो दवाई नहीं दे रहा था तो 100 गुना प्राइस बढ़ा करके, मतलब 10 रुपए जिस चीज का प्राइस था या होना चाहिए था उसका वो 100 गुना ले रहा था। तो उस केस में उसने कहा 1000 रुपए दो भैया। उस केस में हाइंस के पास पैसे थे नहीं, तो या तो वो चोरी करे या तो वो बीवी को अपनी मरने दे। तो उसने चूज किया कि उसने चोरी की। ये हाइंस की दुविधा है कि वो फंसा हुआ था दोनों में कि ये करे कि वो करे, ठीक है ना। समझ पा रहे हो या नहीं? क्या हो गया मैम आज आपको? अरे बस पूछो मत यार, आप लोग से जुड़ के इतनी खुशी हो जाती है। नहीं, छुट्टियां मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, इतने दिन की छुट्टियां, ऊपर से मेरी तबीयत खराब थी उससे पहले, है ना। अब मैं एकदम
ऐसे वाले मोड में हूं कि मैं 24 घंटे आप ही से बात करना चाहती हूँ। हाइंस डिलेमा, लॉरेंस कोहलबर्ग हैज प्रपोज्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ, यानी हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। कैसे विकास की बात की है भैया? मॉरल विकास की, मॉरल डेवलपमेंट के सही और गलत क्या है, समझ गए ना, सही और गलत क्या है इस पे। हाँ, इस पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी कोहलबर्ग ने दी है, इससे पहले पियाजे ने दी थी। पियाजे वही हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी थ्योरी दी है, बट कॉग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट की सबसे पहले थ्योरी पियाजे ने दी, उनसे इंस्पायर होकर के कोहलबर्ग ने दी। ठीक, पियाजे की थ्योरी हालांकि कंप्लीट नहीं थी। सिंपल बात है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है नैतिक विकास की, लॉरेंस कोहलबर्ग की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारा सा सवाल आपके सामने, 1 मिनट में सुलझा देंगे। 9-year-old लीला classifies a collection of buttons according to their size. She then combines all groups of buttons and redistributes them on the basis of holes on them. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, Leela is in dash stage of development. इतनी बड़ी कहानी आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए दर्शाई गई है कि आपने पियाजे की थ्योरी ठीक से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, है ना। 9 वर्षीय लीला, 9 वर्ष की लीला है, ईश्वर की लीला वाली लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार, यानी बटन का शौक है बच्ची को, बटन समझते ना, वो शर्ट वाले बटन, ठीक, तो वो बटन्स को कलेक्ट करती है। जैसे कई लोग होते हैं वो सिक्के कलेक्ट करते हैं, कई लोग बचपन में पेप्सी के ढक्कन कलेक्ट करते थे, उनमें से मैं एक थी, है ना, पेप्सी या कोक या व्हाटएवर इट इज, वो कोल्ड ड्रिंक के जो वाले आते थे ना, और उनको एकदम आप बिल्कुल बढ़िया फाइन मोटर स्किल्स का यूज करके एकदम उनको आप कॉइन के जैसा बना सकते हो, फ्लैट करके किया है कुछ लोगों ने, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। तो 9 वर्ष की लीला संग्रह करती है बटनों का, उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया हुआ है कि ये छोटा बटन है तो इनको एक डब्बे में रखा है ना, ये बड़े इससे थोड़े बटन हैं या कलर पे अलग हैं तो इनको एक साथ रखा है। तो मतलब उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे, प्रॉपर्टी यानी उनके विशेषताओं के आधार पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बटन हो सकते हैं। अलग अलग चीजों का शौक होता है लोगों को, कुछ लोग कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, है ना, तो वो कलेक्ट किया हुआ है उसने, लेकिन क्या किया हुआ, क्लासिफाई किया हुआ है, वर्गीकृत किया हुआ है उसकी विशेषताओं के आधार पे। She then combines all groups of button and redistributes them on the basis of holes on them. किसमें कितने होल्स हैं, किसी बटन में 3 होल हैं, 3 छेद हैं, तो उसके आधार पे एक साइड में रख दिए 3 छेद वाले, जिनमें 4 छेद हैं उनको एक साइड रख दिया। तो मतलब प्रॉपर्टी के आधार पे क्लासिफाई करना, CCS याद कीजिए, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बाद कंजर्वेशन और सीरिएशन। ये गुण कहां आते हैं, ये आते हैं C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, CCS आता है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। ये आपको फंडे याद कराए हुए हैं पियाजे की थ्योरी, अगर आपने मेरे साथ डिस्कस की होगी तो, है ना। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी जहां पे लॉजिक आता है, जहां तर्क आता है, वो अवस्था है जिसमें आप कंजर्व करना, यानी क्वांटिटी सेम रहती है साइज और शेप के चेंज होने पे। अगर इसमें 200 ml पानी है तो उस 200 ml पानी को मैं एक टब में डाल दूं, एक छोटी बॉटल में डाल दूं, मैं किसी और बर्तन में डाल दूं, उससे इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो जाएगी, ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा, अमाउंट सेम रहेगी। ये कंजर्वेशन है, संरक्षण है। इससे ज्यादा आसान शब्दों में संरक्षण को नहीं समझा जा सकता। तो संरक्षण भी इसी एज में आता है, और ये कौन सी एज है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था है ना। तर्क भी इसी एज में आएगा कॉन्क्रीट चीजों के प्रति। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कि मान लीजिए आपके पास कुछ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को एक जगह पे लगाया, सर्कल है तो उनको एक जगह पे लगाया, मतलब प्रॉपर्टी के आधार पे एक साथ अलग अलग कैटेगरीज में बांटना क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, सीरिएशन मतलब छोटे से बड़े, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते थे ना, क्या कहते हैं, अपवर्ती और अनुवर्ती, कुछ तो हिंदी में कहते थे इस तरह का, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। तो ये सिंपल जवाब है C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। मैं ओवर एक्सप्लेनेशन के मोड में हूं आजकल, तो आप पेशेंस के साथ समझिए कि ये सब चीजें आपको पेपर में काम आने वाली हैं, है ना। समझिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दे दीजिए आप पोल में। इससे पहले मैं देख लेती हूं कि आप लोग 12,580 लोग लाइव हैं, जिसमें से 5300 लोगों ने, 5,300 लोगों ने लाइक किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि कुछ लोग हैं 7-8 हजार जो सेशन देखने आते हैं बट लाइक करना उनको पसंद नहीं आता, है ना। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, फिर हम जाकर के आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हम जाकर के आगे बढ़ेंगे, कहाँ जाकर के ये हमें नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 7, आज तुमने चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया था
देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स। यानी जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डैश कहते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ते वो रट्टे लगा लेते हैं और रट्टे में फिर आप कई बार फंस जाते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अपने वर्तमान स्कीमा में, स्कीमा क्या है, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपकी वर्तमान समझ है, ज्ञान है, जो भी आपके दिमाग में फिटेड है, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं। ठीक है, ये आपका वर्तमान स्कीमा है। इसमें आपने किसी चीज को अपने अनुभव के आधार पे ऐड किया है, क्या किया, समाहित किया है। तो इसमें कहीं कंफ्यूजन है कि ये एसिमिलेशन कहलाएगा? कहीं ऐसा हुआ है कि कुछ चेंज हुआ, मैनिपुलेट हुआ, एडजस्ट हुआ? कुछ ऐसा नहीं लिखा ना। मतलब भाई एकोमोडेशन कब आता है? या तो आपको पुराने स्कीमा को चेंज करना पड़े नई चीज की आने की वजह से, या फिर नया स्कीमा बनाना पड़े। यहां पे क्या हुआ, सिंपल आपने ऐड किया है एग्जिस्टिंग स्कीमा में। जब ऐसी बात होती है तो हम एसिमिलेशन के साथ, यानी आत्मसातीकरण के साथ चले जाते हैं। इसको थोड़ा सा और समझेंगे। सेंट्रेशन होता है जब आप किसी चीज के एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करें, यानी आप इस पेन को सिर्फ इसके कलर के आधार पर ही देख रहे हैं, इसकी शेप नहीं देख पा रहे, साइज नहीं देख पा रहे, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं देख पा रहे, यानी आपके अंदर सेंट्रेशन है कि इसको दूसरे तरीके से भी, इसकी और भी विशेषताएं वो नहीं देख पा रहे आप। कंजर्वेशन हमने अभी समझा कि अमाउंट और शेप साइज के चेंज होने से अमाउंट सेम रहता है, वो कंजर्वेशन है। एकोमोडेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एकोमोडेशन में आपको पुराना स्कीमा या तो चेंज करना पड़ता है, या मॉडिफाई करना पड़ता है, या फिर उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और अगर एडजस्टमेंट ना हो पाए तब मजबूरी में नया स्कीमा आप क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मुझे पता है कि मेरे दिमाग में पेन का स्कीमा है, तो मैंने एक और पेन देखा और इसको ऐड कर लिया पेन का स्कीमा में अपने, कि हाँ भैया ऐसे भी पेन होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, खुद से नहीं चलते बट स्मार्ट बोर्ड पे चल जाते हैं। ये मैंने एसिमिलेट किया। लेकिन जब मुझे परिवर्तन ही करना पड़े, है ना, जब मुझे पुराने स्कीमा में नया कुछ चेंज करना पड़े, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़े, जब बच्चे ने बर्ड को देखा या फिर एरोप्लेन को देखा और कहा ये चिड़िया है, तब वहां जरूरत है कि उस स्कीमा को या तो ठीक करेंगे या एरोप्लेन का नया स्कीमा बनाएंगे। ठीक, तो ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों अडेप्टेशन